A very, very good evening to all of you. हर्षिता, प्रियंका, जिंतू, सुशील, अनंता, गब्बर सिंह, दीपांशु शाह, डाकू मंगल सिंह, अनंत जैन, समर्थ अग्रवाल, सुमित जैन और हर्ष, एल्डाइन पुणे, अनंत जैन, शिवम, अर्नव, समर्थ, नंदिनी, केतव, अनंत, गोरू, नीरज और ऐसे ऐसे नाम है भाई। बहुत मुश्किल नाम है। और आकाश शर्मा, कनिका, कशिश, जगन्नाथ शर्मा, मात्या, कार्तिक। मैं 2 जगह से पढ़ रहा हूँ, आपको पता चल रहा है? मैं यूट्यूब से भी पढ़ रहा हूँ नाम उनके, और साथ-साथ में ही मैं हमारी जो क्लास चल रही है लाइव, वहाँ से भी पढ़ रहा हूँ। और मुझे ये भी पता चला आपके मैसेज पढ़कर यूट्यूब पर कि बड़े सारे बच्चे जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं। भाई, आपको कोई लिंक का इंतज़ार मत करो, लॉगिन करो और लॉगिन में क्लास आ रही है। इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि शायद क्लास कहीं और से मिलेगी, कहीं नहीं। लॉगिन करिए अपने अकाउंट में और वहां जाकर आप क्लास लाइव देख सकते हैं। बट एनीवे, अब आप बैठे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब भी जिंदाबाद। आलोक कुमार, अभिनव कुमार वर्मा, शरीक, विदुष, वंश और मैं नाम ठीक से पढ़ नहीं पा रहा कुछ बच्चों के। चलिए, तो आज मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और पढ़ा रहा हूं पिछले 30 सालों से। बल 32 साल हो गए, अब तो 32 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं। सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और मेरा पूरा जीवन आप लोगों की ही सेवा में गुजरा हुआ है। मुझे प्रभु ने मौका दिया है आप लोगों के साथ भी कुछ समय बिताने का, और मैं आपको पढ़ाऊंगा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 मई 2024 नए कोर्स के लिए। हम अपनी क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी डायरेक्ट एंट्री से वो आए हैं और उनकी भी बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फरवरी में उनका रिजल्ट फाउंडेशन का आ गया था, लेकिन तब क्लासेस स्टार्ट नहीं की थी और अब से वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी अभी फाउंडेशन के एग्जाम के रिजल्ट अवेटेड है और वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो हम भी क्लास कर लेते हैं। अनिरुद्ध, प्रांजल और नेहा, आयुष, अक्षय खुराना कह रहे हैं मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई, मैं तो सीए बन गया हूं। वेरी गुड। मुझे और भी खुशी मिली कि मेरे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं। और हम आपको इसमें जो पढ़ाएंगे, इस सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे साहब, ये एडवांस अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ? क्या ये अकाउंटिंग से कुछ डिफरेंट है? कुछ नहीं। मैंने आज सुबह ही चिट्ठी लिखी है सीए इंस्टीट्यूट को। मैंने कहा इसमें आगे से वर्ड एडवांस हटाओ। तुमने जो कोई बच्चों को जो स्टडी मटेरियल बनाई है उसमें तो तुमने कुछ एडवांस किया ही नहीं है। बताओ मैंने ठीक किया कि गलत किया? मैंने कहा तुमने एडवांस किया ही नहीं, सारा वही मरियल है जब जो पहले भी मरियल मरियल चीजें बच्चों को पढ़ाते थे, अब भी वही है। देखते हैं कोई जवाब इंस्टीट्यूट से आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल। फिर भी आप कहेंगे सर, ये बताओ कि इस एग्जाम को क्रैक करने की टेक्निक क्या है? चलो नहीं बताता टेक्निक, आप लोग फॉलो तो करोगे नहीं, क्या फायदा। टेक्निक नहीं बताता मैं आपको। या तो रिक्वेस्ट करो, बोलो शर्मा जी प्लीज हमें बताओ ना, प्लीज हमें बताओ ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं होगा। मेरे पास बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, कह रहे हैं प्लीज बताइए बताइए बता। अभी यूट्यूब पर ना क्या होता है, 30 सेकंड्स बाद बच्चों का रिस्पांस आता है, पर मेरी लाइव क्लासेस के अंदर जो है विकास कुमार, अर्पित जैन, आर्यन, अभय, कशिश, इन सब ने कहा, वंशज, आदित्य, दीपांशी, इन सब ने कहा सर मैं बताओ। बड़ा सिंपल सा रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है। आपको रैंक लाना है, उसका भी वही, पास होना है उसका भी वही, बस आपने उसके अंदर अपने एफर्ट्स का मात्रा बढ़ाओगे तो रैंक पे आ जाओगे, नहीं तो पास हो जाओगे। रूल नंबर 1, स्टडी कॉन्सेप्चुअली। रूल नंबर 1, स्टडी कॉन्सेप्चुअली। चाहे थोड़ा लंबा लगे आपको, बट स्टडी कॉन्सेप्चुअली, नो शॉर्टकट्स। ओके, इसका मतलब आप सबसे पहले तो ये नियम बना लो कि पढ़ना कॉन्सेप्चुअली है। सर लेकिन सारे बच्चे बोलते हैं एबीसी एनालिसिस करके चले जाओ तो ए में से ही बच्चा पास हो जाता है, बी भी कर लो साथ में तो फिर इन दैट केस तो अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, और सी भी कर लो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
ऐसा कई बार हुआ है कि खाली ए में से या बीबी में से ही क्वेश्चन आ गया, पर ये हर बार नहीं चलता। इस बार के जो एग्जाम हुए थे ना, वो धुआंधार हुए थे। और जो मेरे पास जानकारी है, आने वाले समय में पेपर जो है इंस्टीट्यूट रेपिटेटिव क्वेश्चंस पर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बात बार बार इंस्टीट्यूट की काउंसिल में डिस्कस होती है कि बच्चे रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करके आते हैं। तो इसका मतलब रूल नंबर 1 इज स्टडी कॉन्सेप्चुअली, नो एबीसी एनालिसिस, नो रट्टाफिकेशन, कुछ नहीं। आपका रूल नंबर 1 ये है, पेपर जैसा मर्जी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्सेप्चुअली, यानी हर चीज को लॉजिक के साथ। जब आपका दिमाग कहे कि हां हमारा प्रश्न ही खत्म हो गया, वो है कॉन्सेप्चुअल। और अगर मान लो आपके मन में एक प्रश्न आ रहे हैं, पर आपने उन प्रश्नों को पीछे कर दिया, बोला ये लिख कर आऊंगा तो पास होना है, तो आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ रहे। तो आपके दिमाग के अंदर कोई चीज बचनी ही नहीं चाहिए, पहला रूल। रूल नंबर 2, मैं आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगा या कार चलाना सिखाऊंगा यूट्यूब पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कार कैसे चलाई जाती है। ये मैं कहूं आओ आपको हवाई जहाज चलाना सिखाता हूं, यूट्यूब पर सिखाऊंगा, तो आप उसमें कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मुझे जहाज चलाना आता नहीं है वैसे। बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी, ये है रूल नंबर 2। बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी, पूरा पूरा समय देना पड़ेगा। और तुम्हारा धंधा है, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ही अकाउंटेंसी वर्ड घुसा हुआ है। तुम्हारा धंधा है, अकाउंटेंसी आएगी तो तुम्हें इसके बाद ही उसका ऑडिट कर सकते हो। तुम्हें अकाउंटेंसी आएगी तो उसके बाद उसका टैक्स निकाल सकते हो। तुम्हें अकाउंटेंसी आएगी तो उसका फाइनेंशियल एनालिसिस और उसकी मैनेजमेंट कर सकते हो। इसका मतलब आपके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। रूल नंबर 2, आपने अकाउंटेंसी में बेशुमार प्रैक्टिस करनी है। तो क्या उसके लिए क्वेश्चन, चिंता ना करें, हमने जो किताबें बनाई हैं उन किताबों में आपके पास सारे के सारे नए कोर्स के अंदर जो चैप्टर्स आए हैं उनके, और जैसे कुछ चैप्टर्स ना सीए फाइनल से भी शिफ्ट होकर आ गए हैं, उनके भी हमने सारे के सारे क्वेश्चन सीए फाइनल के भी इसमें डाल रखे हैं। यानी आपको प्रैक्टिस कराने का जिम्मा मेरा, पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं क्लास में समझाऊंगा, सवाल कराऊंगा, लेकिन मैं सारे नहीं कराऊंगा। मैं आपको 1 या 2 सवाल करा के घर पे करने के लिए दूंगा, फिर आप उसकी घर से प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगली क्लास में मैं आपके साथ उसके आपके होमवर्क का डिस्कशन करके उसमें से कुछ क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, आपकी क्वेरीज एड्रेस करूंगा। आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, फिर मैं अगले भाग पर चल जाऊंगा। दिस विल बी दी स्ट्रेटजी। तो रूल नंबर 2 क्या हो गया? आपको अपने कॉन्सेप्ट्स के अलावा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। रूल नंबर 3, बस 3 रूल है। रूल नंबर 3, बिना मॉक टेस्ट के आपका कल्याण नहीं। अगर आप ये सोचें कि बिना टेस्ट के आप काम चला लेंगे, तो आप इस भ्रम में ना जिएं। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके वो बच्चे जो रैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो सब रैंक लाने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आपको भी मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो फिर मॉक टेस्ट के लिए क्या हमको टेस्ट सीरीज को उठा करके खरीद लें? कुछ नहीं खरीदने की जरूरत है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए। हमारी वेबसाइट पर ही आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और आपको कोई पेमेंट की आवश्यकता उसके लिए नहीं पड़ेगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब प्रैक्टिस का जिम्मा, वंस माय कोर्स इज कंप्लीट, आप अपने पास टेस्ट सीरीज पर जरूर आएं और मॉक टेस्ट जरूर दें। अगर तुमने ये 3 रूल फॉलो कर लिए, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, ये तो YouTube पे वीडियो रिकॉर्ड हो गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैं उसका जिम्मा लेता हूं। तो मुझे आज वादा करो कि ये 3 नियम का आप पालन करोगे। फटाफट से बताओ। हाँ, शरीक कह रहे हैं कि सर अगर मान लो मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट ठीक ना आया, तो शरीक अब चिंता की कोई बात नहीं, ठीक आएगा ही, नहीं आएगा तो तब की तब बात करेंगे, ठीक है। और प्रियंका ने कहा बिल्कुल मेहनत करेंगे। अर्पित, हाउ इज द जोश? क्या है आपके अंदर जोश? क्या आप मेरे को रैंक लाकर देंगे कि नहीं देंगे? और जो ये मैंने स्ट्रेटजी बताई है, ऐसे बाकी टीचर्स भी आपको अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताएंगे।
और निश्चित रूप में आप उसका पालन करिएगा तो बात बिल्कुल मैं कहता हूं टनाटन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। सर आप हमारे को इसके अंदर इस बार के मई 24 के पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताओ कि क्या चेंज आ गया है, ये जो नया कोर्स आ गया, नया कोर्स आ गया, इसमें क्या चेंज आ गया। एक तो भाई इसके अंदर नए कोर्स में जो आ गया है 30 नंबर के तो आ गए एमसीक्यू 30 नंबर के तो आ गए एमसीक्यू, तो बढ़िया है ये तो वैसे ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एमसीक्यू के अंदर, बस ये है कि थोड़ा सा आपको सवाल को पढ़ा और उसके मुताबिक बात करते हैं, तो मैं इसकी चर्चा भी करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज आएगी। और हम एक तो आ गया 30 नंबर का एमसीक्यू का पार्ट। नंबर 2, बाकी इसके अलावा हमारे पास अदर्स पार्ट्स में आपका 70% पेपर पूछा जाएगा। 70% में आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे, 14 नंबर के 6 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं इसका मतलब 70 नंबर का पेपर आपके पास यहां से आएगा और 30 नंबर का पेपर आपका एमसीक्यू का आएगा। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हमें 90% प्लस मार्क्स लाने हैं। मेरा तो ये टारगेट है, तुम्हारा टारगेट क्या है मुझे नहीं पता। 90% प्लस मार्क्स लेकर आने हैं और ये टारगेट बड़ा आसान है। हम एमसीक्यू की बदौलत और अपने कॉन्सेप्ट्स की बदौलत निश्चित रूप में ये 90% मार्क्स हम ला सकते हैं या उससे ज्यादा। यदि अकाउंट्स में 90% मार्क्स आ गए या उससे ज्यादा आ गए तो समझ लो रैंक की तैयारी पूरी है। आज घर जाकर एक काम करना आज एक डमी मार्कशीट बनाना अपने घर पे कि भाई मेरे को कितने कितने मार्क्स लेकर आने हैं। तो मैं आपसे कहता हूं एडवांस अकाउंटेंसी में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 90 से लेकर 100 मार्क्स तक लेकर आने हैं। ओके, इसका मतलब आपके पास ये टारगेट होना चाहिए। ऐसे ही सभी बाकी पेपर्स की भी अपनी डमी मार्कशीट बनाना और इसे अपने टेबल के ऊपर चिपका देना जहां पढ़ते हो कि ये है मेरा टारगेट और मुझे ये नंबर लेकर आने हैं। और हर टीचर आपको जो पढ़ाएगा वो आपको इसी तरह की मेहनत कराएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और क्लासें लेना लाइव, जब आप लाइव नहीं पढ़ते हो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। जब लाइव नहीं पढ़ते हो तो फिर रिकॉर्डिंग में तो आकर दिखा, कभी मान लो अवेलेबल नहीं हो या टीचर अवेलेबल नहीं है, आप अवेलेबल नहीं, तो कभी रिकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आप लाइव क्लासेस करना, इससे फ्लो बना रहेगा आपका, इससे आपको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। और हर चीज क्लास में लिखना। क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ में आती है? आयुष, रोज मेरी, मैं यूट्यूब के नाम पढ़ रहा हूं, राहुल शर्मा, नयन पटेल, शशांक शुक्ला, नंदिनी और कयूम खान, आयुष, दक्ष, वंश, सत्यम, हिमांशी, इस तरह से मैंने कई नाम पढ़ दिए। ये मार्कशीट आपका एक बेसिक टारगेट होना चाहिए। अब बारी आती है कि सर हम अपने पास जो ये मार्क्स लेकर आएंगे, जो 30% और ये 70% है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या कंटेंट हमारे पास है और पिछले से क्या चेंज हो गया है, उसके अंदर क्या चेंज हुआ है कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, कुछ भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं। हाँ चेंज है, मुश्किल नहीं है। जब हम इस भ्रम में जीते हैं ना, मुश्किल हो गया तो दिक्कत है, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये बोर्ड चालू नहीं की आवाज कहां से बटन है इसका? अच्छा, ये पहले बोर्ड ऑन क्यों नहीं किया हुआ था? अब भाई हम देसी टीचर हैं तो हमारे बोर्ड तो देसी ही हैं ठीक है। बट सर आपका तो पता चला बड़ा कुछ लिखाते हो, बहुत कुछ अभी भी लिखाएंगे, पर आपको हम 263 पन्नों के हैंड रिटन नोट्स देंगे। क्या आपको मालूम है कि अब क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स के नोट हैं वो सारे के सारे हैंड रिटन आपको मिलेंगे, ट्रूली हैंड रिटन। और वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर जाकर आप फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हो। 263 पन्नों के हैंड रिटन नोट्स, आपको कुछ नहीं आपको लिखना, बस खाली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ओके, कॉन्सेप्ट सारे के सारे अपने पास हम दे देंगे। देखो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो नया कोर्स है ना, अब थोड़ा सीरियसली इस बारे में फोकस करना कि हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स तो वो हैं जो डिस्क्लोजर बेस्ड हैं,
जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 3, 17, 20, 24, 25, ये हमारे पास डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। इनका मतलब इनमें कहीं ना कहीं कोई डिस्क्लोजर हो रहा है, यानी इसका प्रमुखता से कहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त क्या क्या बातों का डिस्क्लोजर करना चाहिए, ये एस्पेक्ट है। ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपका इंस्टीट्यूट इनमें से सभी में से नहीं, अब किसमें क्वेश्चन पूछेगा पता नहीं, बट इस सेट में से एक या दो स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नो एबीसी एनालिसिस हम कराएंगे सारा का सारा आपको, ओके। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स एसेट्स बेस्ड भी हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, फिर उसके बाद 26 है, 28 है। यानी ये स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कोई एसेट्स पर बेस्ड हैं या उनकी अमोर्टाइजेशन को बेस्ड हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपने भी कुछ नहीं लिखना है। एक बच्चा पूछ रहा है ये लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि नए कोर्स में है क्या, मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूं। इसके अलावा हमारे लायबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड भी हैं, 15 है, 29 है, इसमें खाली लायबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड 2 हैं। रेवेन्यू बेस्ड स्टैंडर्ड भी हैं, एएस 7 है, 9 है, जिसमें से आज मैं आपको जो कराने वाला हूं वो कौन सा कराने वाला हूं, आज मैं आपको एएस 7 कराने वाला हूं। ओके, विशाल गोयल और अनंत जैन कह रहे हैं ट्रांजिशन बैच का बताओ, सब बातें बताएंगे, पर बेटा ये क्लास चल रही है ना, क्लास में नहीं ऐसी बातें करेंगे हम लोग, ओके, हम पढ़ाई की बात करेंगे। तो मैंने कहा हम अपने पास इसमें कुछ रेवेन्यू के पे हैं, कुछ हमारे पास अदर जो स्टैंडर्ड जो हमको अफेक्ट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड का नाम है 4 है, 5 है, 10 है, 10 नहीं 11 है, 22 है, यानी ये हमारे को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जिनके अंदर कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो हम लोगों को अप्लाई करके देखनी पड़ेगी कि क्या होता है, जैसे 14 है, 21 है, 23 है, 27 है। इनके चैप्टर्स भी हैं आपके पास, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, इनके चैप्टर्स भी आप लोगों को यहां पर डिटेल में करने पड़ते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास प्रमुखता से कहूं तो हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड डाल दिए, 27 स्टैंडर्ड्स हैं। गिनती में कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 27 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, एक इसमें यहां पर 12 नंबर भी डाल दीजिएगा, 12 नंबर कहीं भी डाल दो, वैसे तो इधर डाल दो तो भी चलेगा। तो हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपके पास बेसिकली आपका मुख्य कोर्स है, ये आपका मुख्य कोर्स है। प्लस इसके अलावा आपको कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि यहां पर भी कवर हो जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, ये यहां पर 3 में यहां पर कवर हो जाती है, तो यहां पर भी आपके पास आती है। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे ब्रांच का, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम अमेलगमेशन का, एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, और एक चैप्टर पढ़ेंगे बायबैक का। यानी ये हमारे पास बड़े चैप्टर्स भी कवर हो गए। हालांकि जो 14 नंबर है वो ये रहा, 21, 23, 27 जो है वो ये रहा, और ब्रांच का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक अलग चैप्टर है। फाइनल अकाउंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये अलग चैप्टर है। इंटरनल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और बायबैक सेक्शन 68, 69, 70 ये हमारा लॉ का एक एस्पेक्ट है जो आपके साथ हम पढ़ेंगे। ये आपका कोर्स है, हम 100% करेंगे तो ये पूछना ही बेकार है सर इसमें से कौन सा पार्ट एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और कौन सा नहीं, सभी रेलेवेंट है, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे। 100% मैं पढ़ाऊंगा, 100% आप पढ़ेंगे, 100% पेपर लिखेंगे, 100% नंबर लाएंगे। बीच में कोई भी चीज 100% नहीं होगी तो सीधा आपके मार्क्स इफेक्ट होंगे। एग्रीड? 100 मैं पढ़ाऊंगा, 100 आप पढ़ेंगे, 100 आप तैयार करेंगे, 100 का पेपर करके आएंगे, 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। इसलिए डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स। बस इतनी ही बातें करेंगे। हमें लगभग इसके ऊपर 95 से 98 क्लासेस टोटल लगेंगी। हमारी क्लासेस का टाइम जो होगा दैट विल स्टार्ट इवनिंग में, टाइम होगा 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद मेरी क्लासेस जब ऊपर मॉर्निंग में राजकुमार सर की क्लासेस खत्म हो जाएंगी आईडीटी की, तो राजकुमार सर की जगह मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और मेरी क्लासेस तब डेली हो जाएंगी। अभी मॉर्निंग के अंदर राजकुमार सर पढ़ा रहे हैं, और फिर उसके बाद आरिश खान सर पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, और पोपली जी पढ़ा रहे हैं लॉ, और मैं पढ़ा रहा हूं शाम को अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग। तो अल्टीमेटली हम चारों टीचर मिलकर आपको पूरी तरह से रैंक की तैयारी करा देंगे।
आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। हमारे पास ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी आते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका फ्रेमवर्क क्या है, अकाउंटिंग स्टैंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन के लिए, और ये एप्लीकेशन किसको होती है। इसमें से भी आपको 3 से 5 नंबर का सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम ये भी करेंगे, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। तो मैं आपके साथ जो आज चर्चा स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आज आपके साथ चर्चा स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की चर्चा करने जा रहा हूं। अविनाश की अब कुछ क्वेरीज लेते हैं। उन्होंने कहा सर अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स में क्या अंतर है। मैंने बता दिया ना। इन्होंने असल में क्या किया, इन्होंने फालतू का कचरा हटा दिया और अपने पास सारे के सारे स्टैंडर्ड्स और अच्छे अच्छे चैप्टर्स रख लिए। बस इसका मतलब जो कचरा पढ़ते थे ना वो सब डिलीट कर दिया। तो अच्छी बात है, कचरा पढ़ के भी क्या करोगे। और एक बच्चे ने कहा सर आने वाले समय में क्या स्पेशल रीजन है कि इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स न्यू कोर्स में आ गए हैं। ये बताओ क्या आप कोई चीज बाजार से खरीदते हो तो क्या वो ब्रांडेड होती है, क्वालिटी मार्क लगा होता है उसके अंदर, तो उसका कस्टमर पर इफेक्ट होता है। फटाफट से बताओ क्या उसका कस्टमर पे इफेक्ट होता है। सब बच्चों ने कहा बिल्कुल होता है जी। तो ये बताओ अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मेरी कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मान लेते हैं मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किए हुए हैं, तो इसका मतलब लोग इस पे ट्रस्ट करें तो अच्छी बात है। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर दिए तो फिर तो ये ट्रस्ट वर्दी हो जाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साइन ये इंस्टीट्यूट कैसे कंट्रोल करे कि तुम गलत जगह साइन ना करो। तुमने तो एक बार सीए कर ली, फिर तो तुमने कहा ला भाई कहीं भी साइन करा लो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड्स बना दिए गए और हम सबको मैंडेट कर दिया गया कि इस स्टैंडर्ड का काम करना है। सोचो मैं भी हलवाई और तुम भी हलवाई, तो अगर हम दोनों हलवाई हैं, हलवाई की ब्रांड बेसिकली कौन सा है, आईसीएआई के हलवाई, तो बताइए क्या हम अपने यहाँ जो जलेबियां तलेंगे और जो आप जलेबियां तलेंगे क्या वो अलग अलग नहीं होंगी। फटाफट से बताओ क्या जलेबियां अलग अलग हो जाएंगी। आदित्य ने कहा हाँ सर ये तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। कोई मोटी जलेबी होगी, कोई पतली जलेबी होगी, कोई कैसी होगी। पर अगर आईसीआई मुझे गाइडलाइन दे दे कि तुमने तभी जलेबी बनानी है इन रूल्स के हिसाब से, तो सभी लोग अगर वैसे जलेबी बनाएंगे तो क्या स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी। कहीं भी चले जाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट वही बात करेगा। क्या ये अच्छा नहीं हो जाएगा। फटाफट से बताओ। द आंसर इज यस। इसका मतलब ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सभी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने जरूरी हैं। इसीलिए आपके कोर्स में फालतू कचरा चैप्टर्स को हटाकर स्टैंडर्ड्स को डाल दिया गया पूरी तरह से। इसका मतलब आप अपने जीवन में एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल बन सकें, इसलिए सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में डल गए। और फिर सीए फाइनल में आओगे तो फिर क्या पढ़ोगे, वहां सारे के सारे ना इनके बड़े भाई साहब का नाम है इंड एएस। ये एएस है, इनके भी बड़े भाई साहब हैं, उनका नाम है इंड एएस। वहां सारा का सारा ऐसा ही सिलेबस आएगा, वहां सारे इंड एएस आ जाएंगे। ऐसे ही ऑडिट वाले सर आएंगे, वो अपने ऐसे ले आएंगे सारे के सारे कि साहब ये वाला ऐसे 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 होना चाहिए। और वैसे ही लॉ वाले सर आएंगे, वो कानून की बातें करेंगे। अल्टीमेटली जो कानून है या स्टैंडर्ड्स है हम इन सब का पालन करेंगे। तो मैं अपने साथ आज पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। हमारी क्लासेस अभी शुरुआत में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं होंगी। ये एक किस्म की छोटी छोटी सेशंस होते रहेंगे ताकि बच्चों को कोई भी स्ट्रेस ना हो। वंस द रिजल्ट इज आउट फिर हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट डेट से कि हम अपने पास अपनी क्लासेस किस डेट से पूरी तरह शुरू कर देंगे। तब तक आपको किताबें भी मिल जाएंगी। किताबें आपको हमारे यहां से डिस्पैच कर दी जाएंगी 9 अगस्त को। तो आपके पास वो किताबें बाय प्रोबेबली 12-13 अगस्त तक किताबें मिल जाएंगी।
किताबें छप रही हैं इस समय। हमने अपने पास एलएमएस उसमें रिसोर्सेज में भी किताब डाल दी है और हमारी वेबसाइट पर भी एक किताबों का उसका सॉफ्ट कॉपी होस्टेड है, तो आप तब तक उन सॉफ्ट कॉपी से अपना काम चला सकते हैं। ऐसे ही सीए इंस्टीट्यूट का भी स्टडी मटेरियल छप रहा है, वो भी प्रोबेबली आपको भी मिलने में कुछ समय लगेगा। तो यानी कि एवरीथिंग इज बेसिकली, क्योंकि नया कोर्स आया है और अभी 19 दिन ही हुए हैं खाली नए कोर्स को, तो ये थोड़ा सा इश्यूज आप सबको रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये बताओ, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, ठेकेदार, ये वर्ड सुना हुआ है आपने, कॉन्ट्रैक्टर्स? तो मुझे कोई एग्जाम्पल दीजिए जो कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई एग्जाम्पल दीजिए कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो। तो अंकित कह रहे हैं हाँ नाम तो सुना हुआ है हमने। नहीं नहीं, आप वैसे जो आपने कहीं अब जाना हो किसी का, अविनाश ने नाम दिया है L&T, वेरी गुड। गार्गी ने नाम दिया है MR, अभय ने नाम दिया है DLF, वेरी गुड। इसके अलावा अनंत ने कहा सैमसंग। सैमसंग आई एम नॉट श्योर कि सैमसंग तो मोबाइल बनाता है, वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है, मुझे पता नहीं है। मोहित ने कहा L&T, शिवम ने कहा टाटा कंस्ट्रक्टर, अभय ने कहा लोधा, एक ने कहा, प्रेरणा ने कहा गोदरेज, निमित ने कहा हीरा नंदानी, और पता नहीं बाप रे बाप, नहाई, DLF, अंसल, होमलैंड, गॉड, बहुत सारे आ गए। अच्छा, शिवम कह रहा है सैमसंग भी है, उसने बुर्ज खलीफा बनाया है, सुपर टेक भी है, अडानी साहब भी हैं। चलिए, ये कॉन्ट्रैक्टर अपने पास जब प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है तो कैसे करें, क्योंकि इनके बिजनेस की एक यूनिक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपसे अपने पास कहा कि बेटा मुझे फीस दो, मैं आपको पढ़ा देता हूं। अगर मान लो मैं कहूं कि बेटा मुझे फीस दो और मेरी क्लासेस 3 साल तक चलेंगी, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये रेवेन्यू जो है, जो मैंने आपसे लिया, ये 3 साल में स्प्रेड हो जाना चाहिए? तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि मैं आपसे कह रहा हूं लाओ मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी बिल्डिंग बना देता हूं। बिल्डिंग बनने में लग जाएंगे 3 साल, तो 3 साल लग जाएंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, ये प्रॉब्लम है। तो भाई इसके ऊपर क्या होता था, पहले एक कंपनी हुआ करती थी इरकॉन, अभी भी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो उसने अपने पास ना एक अकाउंटिंग पॉलिसीज बना रखी थी कि हम इस तरह करके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। हर एक की अपनी अपनी पॉलिसीज होती थी कि मैं अपना प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करूंगा, कोई और है वो कहता है मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा। तो इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने। उसने कहा कि साहब कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका प्रॉफिट निकालने का एक विधिवत तरीका है, उस तरीके के हिसाब से ही प्रॉफिट निकलना चाहिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप यही चीज डील करेंगे मेरे साथ कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ये है हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन। ये क्योंकि रेवेन्यू को डील करता है, इसीलिए हमने उसको रेवेन्यू के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेवेन्यू को डील करता है कि किसी व्यक्ति की हम सेल कैसे ढूंढें, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के हम कैसे सेल ढूंढें कि उसने कितने की सेल की है। क्योंकि बाकी जगह देखो सेल, अब ये मान लीजिए कोई मोबाइल फोन्स हैं, इनकी बात करें तो इनमें तो सेल परचेज सिंपल है ना, कि आप भाई सेल की बिल बनाया, आपने पैसे दे दिया उसको, तो सेल हो गई। बट इट इज नॉट सो सिंपल इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम इसीलिए उनके कंटेक्स्ट में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक केवल और केवल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको हल्का सा मीनिंग बता दूं। वैसे तो इसकी एक डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर स्पेशली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ asset or group of assets which are interrelated in terms of design, in terms of other। तो ये हमारे पास जो होते हैं these are called construction contracts। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये स्पेशली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो टू स्टार्ट विद हम इसको सबसे पहले समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके साथ इसको चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल रियल लाइफ का ही लेंगे। अच्छा, वैसे तो ये आपको नहीं चाहिए है, बाकी फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो इसका प्रिंट आउट मिल सकता है आपको। एमसीक्यू की भी आपको बुक मिलेगी। आपको हमारे यहां से 4 बुक्स मिलेंगी और एक रजिस्टर मिलेगा। तो 4 बुक्स क्या क्या होंगी, एक एमसीक्यू की बुक होगी जिसके अंदर हम स्पेशली एमसीक्यू की डिस्कशंस करेंगे।
इसके अलावा 2 वॉल्यूम्स होंगे, एक हैंड रिटन बुक होगी और एक रजिस्टर होगा। टोटल 5 चीजें आपके पास आएंगी बाय 12th ऑफ अगस्त। तो आप मेरे साथ अभी फॉर द टाइमिंग अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। तो क्या आपने तैयार हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 7 नाम है इसका। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपने अपने पास लिखना है और वैसे आपके हैंड रिटन नोट्स में सारी बातें डिटेल में लिखी मिलेंगी। हैंड रिटन नोट्स यूट्यूब के साथ अटैच्ड है, आप अभी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब के साथ ये इसके हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं और जिन बच्चों ने जो लाइव क्लासेस कर रहे हैं उनके पास भी अवेलेबल है एलएमएस पर। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी क्लास डाउनलोड कर लीजिए नोट्स, तो उसके अंदर नोट्स ये कवर्ड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के। ये स्टैंडर्ड लगाना जरूरी है। किसको? ये स्टैंडर्ड लगाना जरूरी है किसको? हर कंपनी को। अच्छा, हर कंपनी को लगाना जरूरी है। हाँ, अदर देन दोज विच अप्लाई। आपने लिखना नहीं है, वैसे आपको फिर भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए बस। अदर देन दोज विच अप्लाई इंड एएस। अगर कोई कंपनी इंड एएस अप्लाई करती है तो उसे एएस 7 नहीं लगाना। फिर वैसे कॉमन सेंस बताओ, फिर उस पर क्या लगेगा? अगर एक कंपनी मैंने कहा उस पर इंड एएस लग रहे हैं तो एएस अप्लाई नहीं करेगी, तो वो जरूरत ही नहीं ना। बड़ा भाई है तो फिर छोटे भाई की क्या जरूरत है बाकी सभी कंपनियों पर। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि किसी कंपनी पर, जैसे मेरी कंपनी का नाम है एल्डाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एल्डाइन पर इंड एएस अप्लाई नहीं होते। अगर मेरा काम भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का है, सड़कें बनाने का, बिल्डिंगें बनाने का है, तो मेरा रेवेन्यू किस स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्लाई होगा? मेरा स्टैंडर्ड एएस 7 अप्लाई होगा, उसके हिसाब से रेवेन्यू होगा। इसके अलावा नॉन कॉरपोरेट एंटिटी सारी की सारी भी एएस 7 लगाएंगी। नॉन कॉरपोरेट एंटिटी का कोई एग्जांपल दीजिए। नॉन कॉरपोरेट जो कंपनी नहीं है पर एंटिटी है, कौन सा हुआ? जो कंपनी नहीं है पर हमारे पास है। हाँ अविनाश, जो कंपनियां थी उनको तो अगर वो इंड एएस लगा रही हैं तो फिर ठीक है, फिर इंड एएस लगेगा। बाकी कंपनियां इस पर आ जाएंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरी कंपनी का नाम है एल्डाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे पे इंड एएस अप्लाई नहीं होते। तो अगर मान लीजिए मैं कंस्ट्रक्शन का धंधा कर रहा हूं तो मैं कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करूंगा? एएस 7 अप्लाई करूंगा। ओके। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, क्या इसमें पार्टनरशिप फर्म्स आ गई? ओ, क्या आपके गली मोहल्ले में पार्टनरशिप में कुछ लोग काम कर रहे हैं? टोनी एंड बोनी, खोसला का घोसला में जैसे एक बिल्डर था, याद है? फिल्म देखी थी खोसला का घोसला। तो उसमें क्या बोलता है? जय माता दी। वो क्या कहता, वो भी तो कॉन्ट्रैक्टर ही था। इसका मतलब ये हो गया, इसमें आ जाएंगे पार्टनरशिप खोसला जैसे, या इसके अंदर आ जाएंगे सोल प्रोप्राइटर्स जो सोल अपने नाम से ही खाली बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटीज आ जाएंगी, ट्रस्ट आ जाएंगे, एक्सेट्रा। बाकी के सब बचे हुए सब इसमें। हाँ, एक बच्चे ने एलएलपी पूछा तो एलएलपी भी इसमें आएगी। इन सब पर क्या अप्लाई हो जाएंगे? इन सब पर आ जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ये बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए पे लगते हैं या कंपनी पर लगते हैं या संस्था पर लगते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगते हैं? तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बना करके लगाया किस पर गया है? इन पर। लगते इन पर हैं। लगाने का जिम्मा भी किसका है? लगाने का जिम्मा भी इन्हीं का है। तो सर फिर सीए का तो कोई रोल ही नहीं हुआ है ना? क्या इन कंपनियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी कर रहे हैं? द आंसर इज यस। तो वो जो सीए हैं, मेंबर्स इन सर्विस, दे आर बाउंड टू फॉलो दी स्टैंडर्ड्स। अगर वो नहीं फॉलो करते तो जानते हो क्या है? उन पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज नंबर 1 लग जाता है। इसका मतलब क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहां पे जॉब कर रहे हैं वो सब फंस गए क्योंकि उनको ये स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे।
सर अगर वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, वहां पर कोई भी आदमी अकाउंटेंट है जो कि खाली हाफ सीए है। आपको पता है अमेजन की एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है हाफ सीए, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कंपनी है या कोई ऐसी जगह है जिसके अंदर कोई हाफ सीए काम कर रहा है, तो मुझे फटाफट से बताओ, ऐसी स्थिति में उस पर तो कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो कंपनी फिर ना ऑडिट कराने जाती है। तो ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो भी कहता है एएस लगाओ। इसका मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी किसी सीए के हाथ में आएंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेरे हाथ में आए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने देखा, मैंने कहा अरे एएस ही नहीं लगाए, छी 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 छी। फटाफट से समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इसमें क्या अप्लाई करेगा? वो अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। अगर वो मेंबर इन प्रैक्टिस है तो भी फॉलो करेगा, अगर वो मेंबर इन सर्विस है तो भी फॉलो करेगा, उसको ये लगाने जरूरी है। पर लगते किस पर हैं? लगते कंपनियों और संस्थाओं पर हैं। इनके भीतर वो लोग हैं जो अल्टीमेटली इनका पालन करवाते हैं। ओके, अच्छा अब आप कहेंगे सर कंपनी में हाफ सीए है, ऑडिट वो कराता नहीं है, तो क्या स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे? कंपनी में हाफ सीए है और ऑडिट वो कराता नहीं है, तो क्या उस पर स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे? द आंसर इज नो। बट फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे ब्रांड में नहीं है, तो लोकल माल है, वो बात खत्म। इसलिए समझिए भाई, सीए का ठप्पा लगवाना है तो ब्रांडेड होगा। सीए ब्रांडेड है तो उसका ठप्पा भी ब्रांडेड है। इसका मतलब यह कि जिस संस्था की बैलेंस शीट में चार्टर्ड अकाउंटेंट का ठप्पा नहीं लगा हुआ, वो ब्रांडेड नहीं है, वो लोकल माल है। समझ में आती है? क्या लोकल माल की संस्थाओं को बैंक लोन दे देता होगा? फटाफट से बताओ। जो लोकल माल की संस्थाएं हैं, जो ऐसे ही नाप शनाप बना देते हैं बैलेंस शीट, उनको बैंक लोन दे देता होगा? द आंसर इज नो। तो यू कैन अंडरस्टैंड, क्या आप लोगों का कानून ने एक ग्रिप बना रखी है धंधों पर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है क्यों पूछे जाते हैं, क्यों कहा जाता है परिवारों में कि घर में एक सीए तो जरूरी है? क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? घर में भाई एक जैसे डॉक्टर जरूरी है, एक वकील जरूरी है, घर में एक सीए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इन चीजों को अच्छा बेहतर समझ सकता है। इसलिए आपके माता पिता आपको प्रेरणा दे सकते हैं कि बेटा सीए कर लो, क्योंकि सीए संस्थाओं पर क्या है, ग्रिप बना के बैठा हुआ है। हमारी अच्छी खासी ग्रिप है, हमारे बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। और कौन सी बड़ी कंपनी है या बड़ी संस्था है जो हमारे बगैर काम कर ले? कोई नहीं है। हम विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हैं। आप अपने आप को छोटा ना समझें। समझ में आ रही है? आप विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के सबसे फाइनेंस को लेकर के सबसे बड़े आप कंट्रोलर हैं, क्योंकि कंपनियां आपके दस्तखत के बिना चलने वाली नहीं हैं। अभी बीच में खबर आ रही थी, बायजूस के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिजाइन कर दिया। सुनिए आपने ये बात बायजूस के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे, जो ऑडिटर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम इस्तीफा देते हैं। भाई किसी हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर इस्तीफा दे दे तो कोई खबर नहीं आती, लेकिन ऑडिटर इस्तीफा दे दे तो क्या खबर आ जाती है? द आंसर इज यस, क्योंकि इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसका मतलब ये हमारे प्रोफेशन की है, और उसी प्रोफेशन में आप आए हो, तो आपका फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं। अच्छे से इस प्रोफेशन को आगे ले जाना, छोटे चक्कर में मत पड़ जाना, 2 नंबर के धंधों में मत पड़ जाना। आपको बहुत कुछ देगा ये इंस्टीट्यूट भी और बहुत कुछ देगा ये प्रोफेशन भी, बट काम बढ़िया करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पेपर दे करके अच्छी कंपनियों में जाकर काम करना, एवन काम करना। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बोलोगे, लोग कहेंगे ऐसे मत करो वैसे मत करो, अपने प्रिंसिपल से हटना मत, छोड़ मत देना उनको, ठीक है? तो मैंने कहा इन पर ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नाम लिए, लोधा या सुपरटेक या बुपरटेक, जो भी नाम लिए, उन सब पर ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं। या तो इंड एएस अप्लाई हो रहे होंगे या एएस अप्लाई हो रहे होंगे। एक बच्चे ने कहा कि सर इंड एएस जो है और एएस ये क्या है? वैसे मैंने किसको बड़ा भाई बोला और किसको छोटा भाई बोला? मैंने कहा इंड एएस ये बड़ा भाई है। इंड एएस की फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
तो सर ये वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जापान से आए हैं क्या? ये भी तो इंडिया के ही हैं, बट इनके नाम के अंदर इंडियन वर्ड नहीं डला। अब तो इंडिया वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई। इसका मतलब इंडिया वर्ड कहीं पर भी लग के कुछ बन सकती है बात। तो समझ में आ गई मैं किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि इंड एएस बड़े स्टैंडर्ड है, ये किन कंपनियों पर लगते हैं? ध्यान दे, मैंने वर्ड बोला कंपनियां, ये कंपनियों पर लगते हैं। कौन सी कंपनियों पर लगते हैं? जो लिस्टेड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड, रिलायंस, ठीक है ना, अडानी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर अप्लाई होते हैं। अच्छा, तथा जो छोटी भी हैं, जिनकी नेट वर्थ किससे ज्यादा है या इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़। इसका मतलब ये हो गया मेरे जैसी गरीब कंपनियों पर इंडिया सप्लाई हो रहे होंगे। मेरे 250 करोड़ की कंपनी नहीं, या 250 लाख की कंपनी नहीं है, 250 करोड़ की कहां से बन जाएगी? तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी कंपनी पे इंडियस क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि ना तो ये लिस्टेड कंपनी है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ना इसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे अधिक है। ये छोटी कंपनी है, इस पर एएस अप्लाई हो रहे हैं। और आपको छोटा बच्चा छोटे एएस, तो इंटर में एएस है, आप सीए फाइनल में आओगे, बड़ा बच्चा दाढ़ी मूछें बड़ी हो जाएंगी और वहां पर आपको इंडियस आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास इंटरमीडिएट में खाली ये पढ़ेंगे, बाकी इस पर चर्चा हम अलग से करते रहेंगे। हम इन पर जब इंड एस लगाते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इंड एस इंपॉर्टेंट है तो एएस क्यों लगा रहे हैं भाई? इंड एस, बच्चे ने कहा कि सर इतने ही अच्छे हैं तो सब पर क्यों नहीं लगा देते? इंड एस कॉम्प्लेक्स है। अब मेरे बिल्कुल सामने जैसे ही ऑफिस से उतरता हूं, नीचे एक छोले भटूरे वाला है, मुझे मिल गया एक दिन। मैं वहां से निकल रहा था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा और ठीक हो? वो मेरे पांव पे गिर गया, कहता मुझे पता चला आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मैंने कहा हाँ हाँ, तो उठ उठ, क्या तू पैरों में लेट गया? कह रहा नहीं सर, मैंने छोटी सी रेडी लगा रखी है, तो मेरे लिए आप ऐसा करो, साइन कर दो। अब बताओ, वो छोले भटूरे वाला है, मेरे को स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? सारे बच्चे बताओ, मुझे स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? मैं उसके बिना तो साइन नहीं करूंगा। मैं तो अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में साइन नहीं करता था। मेरे बच्चों के जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो कह रहे हमने रिपोर्ट कार्ड भेजी, आपने साइन ही नहीं की। मैंने कहा मैं साइन के 10 लाख रुपए लेता हूं, दो पहले। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मेरे साइन तो यही है, बाकी मेरी पत्नी से करवा लो साइन। तो मेरी पत्नी के साइन होते थे, मैंने नहीं साइन किए। मैंने कहा ऐसे कैसे साइन कर डालें, कोई डुप्लीकेट भी कर दे तो। वो छोले भटूरे वाला कहता है साइन कर दो सर। मैंने कहा मैं तेरे पे इंड एस लगाऊंगा। इंड एस हेवीली कॉम्प्लेक्स है। क्या आपको लगता नहीं कि छोले भटूरे वाले जैसे लोगों के लिए थोड़े नरम सिंपल स्टैंडर्ड होने चाहिए? फटाफट से बताओ। होने तो चाहिए, बिना स्टैंडर्ड के तो काम नहीं करेंगे। फटाफट से बताओ। एक बच्चा कह रहा है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है कंपनी में, तो नॉन कॉर्पोरेट हो गया ना, सोल ट्रेडर है। छोले भटूरे वाला सोल प्रोप्राइटर है। कहोगे तो किस दिन बुला के दिखा दूंगा छोले भटूरे। शाम को होते नहीं है उसके, शाम को पनवाड़ी बैठता है वहां पे। अभी पनवाड़ी बैठा हुआ है, कहो तो बुला के ले आओ पनवाड़ी को, ठीक है। उनके लिए सिंपल स्टैंडर्ड है। तो आप एएस पढ़ रहे हैं, सिंपल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बोला था? क्या एडवांस्ड अकाउंटेंसी में वर्ड एडवांस्ड रियल में है? नहीं। अब आप मुझे बोलो कि सर फिर एडवांस वर्ड लिखा क्यों हुआ है? ये हम सब टीचरों की मिली भगत है। हमने इंस्टीट्यूट को कहा एडवांस लिखो ताकि बच्चे को डरा के उनसे पैसे लिए जा सके। तुम पैसे दे चुके हो, इसलिए तुम्हें मैंने सच बता दिया। ये एडवांस नाम का है ये मुश्किल आसान, ओके। तो अब एग्जाम्पल पर आते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम मेरा खराब कर रहे हो। एग्जाम्पल पर आओ। तो बताओ किस नाम से स्टार्ट करें? कोई भी नाम ले लें। तो लो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरित की। प्रेरित इज अ कॉन्ट्रैक्टर। वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। ही अंडरटुक, इसे आपने लिखना है, उसके ऊपर वाला नहीं लिखने की कोई आवश्यकता। डोंट राइट। आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आपको लिखना है, हेडिंग लिखे अपने पास और सीधा एग्जाम्पल को लिखे। अब
तो अपनी अपनी कॉपी पे आओ और लिखना स्टार्ट करो। तो मैंने कहा प्रेरित इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ही अंडरटुक अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 10 लाख which will take 3 years to complete। 2 कर दो चलो। 2 years to complete। मुझे बताना हर साल का रेवेन्यू कितना आएगा। हर साल का रेवेन्यू कितना आएगा। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सोच समझ के बताना, अबे डांट खाओ जाओगे पहली क्लास में ही। पहले साल का रेवेन्यू बताओ। मेरे पास अभय ने आंसर भेजा पर मैंने डरा दिया, तो अभय के बाद सारे चुप हो गए। उन्होंने कहा भाई, शिवम ने कहा 5 लाख रुपए, वेरी गुड। अभय ने भी 5 ही बोला था पहले, इसके अलावा अविनाश कह रहा जूम कर दीजिए, और अनीशा ने कहा 0, सत्यम ने कहा 5 लाख, मोहम्मद इरफान ने कहा 5 लाख। आदित्य भाई जूम इतना करके घुस जाओगे क्या, थोड़ा मुझे भी दिखा दो। नहीं, थोड़ा जूम आउट करो ना। बस इतना रखो, बहुत है इतना। तो खुशी ने कहा 5 लाख रुपए और बाकी सब बच्चों ने भी कहा 5 लाख रुपए। तो तुमने तो ये कह दिया काम करो या ना करो, 5 लाख रुपए का धंधा हो गया हमारा। ऐसे ही तो कंपनियां करती थी, क्या ये सही पॉलिसी है? काम करो ना करो, जैसे तुमने कहा कि मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है 10 दिनों में, 5 दिन हो गए, तुमने किताब को हाथ नहीं लगाया, तो मैं बोलूं हाँ तुम्हारा आधा कोर्स तो हो गया भाई, बढ़िया हो, बधाई हो, तो आप बोलोगे यार काम तो कुछ किया नहीं, बधाई दे रहे हैं मुझको ये। इसका मतलब आपको रेवेन्यू क्या टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? ओहो, ये तो नहीं होना चाहिए। क्या ये काम कितना आपने किया उसके हिसाब से होगा? अब सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करो, बोलो शर्मा जी ये बताओ कितने परसेंट काम हो गया। कितने परसेंट काम हो गया? तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा कितने परसेंट काम हो गया। तो मैंने आपसे कहा कि मेरा ईयर 1 में 30% वर्क कंप्लीट, और ईयर 2 में 70% वर्क कंप्लीटेड। मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट रेवेन्यू। सर ये रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या अंतर है? हम जब बोलते हैं वर्ड रेवेन्यू, तो वर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या अंतर है? तो रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस रिसीवेबल, सेल। समझ में आई बात? सेल। और प्रॉफिट का मतलब है सेल में से खर्चे माइनस कर दिए तो वो आपका प्रॉफिट है। तो मैं आपको कोई खर्चे की तो बात ही नहीं कर रहा, तो मैं आपको बोला रेवेन्यू निकालो, मतलब सेल का हिस्सा बताओ कि मेरा सेल कितनी है। तुम सेल को रेवेन्यू को इकट्ठा इंटरचेंजेबली बोल सकते हो। सेल वर्ड थोड़ा सा श्रूड वर्ड है, रेवेन्यू थोड़ा सा वाइडर है। इसका मतलब रेवेन्यू में कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो अदर देन सेल भी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को रेवेन्यू बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हम इसका रेवेन्यू जब लिखेंगे तो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर ईयर 1, फॉर ईयर 1। पहले साल का रेवेन्यू बता, कितना रेवेन्यू होगा पहले साल का रेवेन्यू? पहले साल के अंदर आपका टोटल अमाउंट कितने रुपए का आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तुम बताओ जरा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, यानी कि टोटल कुल 10 लाख। पहले साल में स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इसे डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी बोलते हैं, तो हमारी कितने परसेंट कंप्लीशन हो गई है? 30%। तो मेरे पास यहां पर जब रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे तो रेवेन्यू ऑफ द पीरियड कितने का आ गया? दिस इज इक्वल टू 3 लाख। ओ माय गॉड, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमने इस बात के पैसे दिए हैं इनको। तुमसे धोखा हो चुका, ये इतना आसान था, तुमने क्लासेस खरीद ली, तुमसे धोखा हो चुका है। ऐसा ही सब कुछ यही है और कुछ नहीं, इसका नाम ही एडवांस है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ कि फॉर ईयर 2
मैं ना इसी को थोड़ा थोड़ा आगे आगे कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा और आप कहेंगे अरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलेंगे अरे आपको तो क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बस अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ डाला और हर बार यही कहते रहे हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, मैंने कहा चैप्टर खत्म हो गया, तो बढ़िया हो गया ना, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके। और फिर आपने प्रैक्टिस पे जोर देना है। रूल 1 पहला हमने कर दिया, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, फिर तुम पूरी प्रैक्टिस करोगे और आखिरी में तुम मॉक टेस्ट की तैयारी करोगे। ओके। ईयर 2 में जरा मुझे बताइए कि आप 10 लाख का 70% लेंगे, तो मैं ना ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं कहूंगा 10 लाख में मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मुझे बताना मेरी स्टेज ऑफ कंप्लीशन में क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखूंगा। मतलब अब तक फिल्म आई थी ना अब तक 56, वैसे ही मैंने कहा अब तक मतलब इस साल के नहीं, टोटल अब तक मुझे बताना अब तक कितना काम कर चुके हो आप। अगर मैं ईयर 2 के एंड में पूछूं अब तक कितना काम कर चुके हैं, द आंसर इज वेरी गुड अनीशा आदित्य, आंसर इज अब तक 100%। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड जो कि अब तक अप टू सेकेंड ईयर कितना हो गया 10 लाख, लेकिन 3 लाख तो आप पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया अगले साल का, तो सेकेंड ईयर का रेवेन्यू कितना हो गया 7 लाख। सर हमें ना आपकी बात तो समझ में आई है, पर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, मुझसे पूछो। बोलो शर्मा जी ये समझ में नहीं आ रही बात की, आप ऐसा क्यों घुमा रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं करते। मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सीधा सीधा क्यों अपने पास नहीं करते। क्योंकि आपको ये लगता है कि खाली खाली परसेंटेज ही तो बदली है, आपको लगता है ये 10 लाख फिक्स्ड है। क्या आपको मालूम है सेकेंड ईयर में आके ये 10 लाख की फिगर चेंज हो सकती है। मैं आपके साथ बात करूंगा, आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ देखना। मैं बात कर रहा हूं इस समय शशांक शुक्ला से, जो कि यूट्यूब पर बैठे हैं। शशांक शुक्ला जी मैं इनको जानता हूं, शशांक को। शशांक हेलो बोलो। मैं इन्हें जानता हूं अच्छी तरह से, ये मेरे ही पड़ोसी हैं, रोज सुबह शाम नमस्ते होती है। शशांक ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 10 लाख रुपए में, वो अपनी कोई बिल्डिंग की मरम्मत करवा रहा है और उसने कहा शर्मा जी ये बिल्डिंग की रिपेयर कर दो। मैंने शशांक से 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये बताओ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे को 2 साल लगेंगे शशांक के यहां काम करने में। क्या इन 2 सालों में शशांक ऐसा नहीं है कि कुछ बदल जाएगा, बोलेगा सर ये भी कर दो, ये भी कर दो, या ये मत करो? क्या ये होगा कि नहीं होगा, फटाफट से बताओ। निशु कुमार क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लल्लू पंजू नहीं है। अंकित कह रहे हैं पक्का ऐसा तो होगा। तो वर्ष, मेरी बात समझें, इसका मतलब ये कि हमारे धंधे में जो ये रेवेन्यू है ना, क्या ये अगले साल फिर बदल जाएगा? तो तुम 70% अगर निकालोगे तो तुम्हारा पिछला साल भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पिछला साल भी बदल जाएगा। Therefore, we have developed one method। ये एक मेथड, अच्छा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब मेरे द्वारा बनाया गया है या ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है? ये कौन से किसने बनाया रूल? मेरा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बनाने वाले कोई है, हम पढ़ाने वाले हैं हम तो। ओके, इसका मतलब ये तो वो चीज है। तो मैं इसका प्रिंट आउट रख लेता हूं। वो गाना सुना ना भजन, देनहार कोई और है ठीक है ना, भेजत जो दिन रैन, आ हा लोग भरम हम पे करें ताको नीचे नैन। चलिए मेरे साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। अच्छा इस मेथड का कोई नाम रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? इसका कोई नाम रख दिया जाए, जो मैंने ये किया इसका नाम रख दिया जाए, तो इसका नाम रखते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। नाम पसंद आए तो वाह वाह कर देना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। वैसे ये बताना कि तुम लोग अपने पास जब घर पे पढ़ रहे होते तो तुम्हारी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? सब कह रहे हैं वाह वाह वाह, मैंने कोई शेर सुना है तुम वाह वाह लिखे जा रहे हो, है? ऐसे क्या मतलब है? हाँ
निशु ने कहा सर बोर्ड के प्रिंट आउट कहां मिलेंगे? वैसे तो बोर्ड के प्रिंट आउट हमारे एलएमएस से मिलेंगे, बट मैं इसको यूट्यूब पर भी डलवा दूंगा। ओके लिखेंगे एक और एग्जाम, कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर ईच ईयर। लिखना टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। बताओ भाई मेरे को ईयर 1 में क्या लग रहा है कि हम कितना रेवेन्यू लेंगे? फटाफट से बताओ, क्या मुझे ये लग रहा है? हाँ मुझे लग रहा है कि हम कितने का काम करेंगे? हम 10 लाख रुपए का काम करेंगे। जो हमको काम दिया है शशांक ने, सारे बच्चे बताओ, शशांक ने मुझे जो काम दिया मैं कितने में करूंगा? 10 लाख में। मैंने पहले साल में 30% काम कर दिया है, ये मेरी हो गई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ईयर 2 में आकर के मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मैं शशांक से 12 लाख लूंगा। बताओ मैं शशांक से 12 लाख क्यों लूंगा? क्या मेरे चाचा का लड़का है वो जिससे मैं 12 लाख रुपए लूंगा? फटाफट से बताओ व्हाई आई एम सेइंग कि मैं अब उससे 12 लाख रुपए लूंगा। क्योंकि शशांक के साथ कुछ काम में वेरिएशंस आ गई। क्या काम में कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं? हाँ। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएशन नहीं है, पर शशांक मुझे लग रहा है कि मेरे को इनाम देगा। आहा हा, शशांक को लग रहा है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है यार, मैं 10 नहीं तेरे को 12 दूंगा। आहा हा। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर शशांक ऐसा क्यों करेगा? करेगा, शशांक ऐसे भी तो लोग हैं, सारे तुम्हारी सोच के थोड़ा ना कि वो शशांक क्यों करेगा, शशांक करेगा। क्या इस पैसे के बढ़ने के कारण में वेरिएशन ऑफ वर्क हो सकता है, इंसेंटिव्स यानी कि इनाम हो सकते हैं, एस्केलेशन हो सकते हैं। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? मैं शशांक के आगे हाथ जोड़ दे, मैं कहा भाई साहब मैं 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, पीछे सीमेंट बहुत महंगा हो गया है, मेरे बस का नहीं है। शशांक ने कहा अच्छा अच्छा हाथ मत जोड़ो, ऐसा करते हैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, काम करो। क्या आपको समझ में आई? ना उसने मुझे इनाम दिया ना उसने काम बढ़ाया, बताओ किस बात के पैसे देगा? उसने कहा चलो पता चला तुम्हारा एस्केलेशन हो गई है, प्राइसेस में महंगाई हो गई है, उसने कहा हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। इसे बोलते हैं एस्केलेशन। तो हर्ष और हर्षिता, हम इसे इन्फ्लेशन नहीं बोलते, वी कॉल इट एस्केलेशन। ओके तो मुझे यहां पर लग रहा है कि मुझे 12 लाख देगा। वैसे अब तक मैं कितने परसेंट काम कर चुका हूं? 70%। अच्छा ये मैं कुछ भी ना लिखूं तो ये ड्यूरिंग द ईयर 2 लिखूंगा या मैं क्यूमुलेटिव लिखूंगा? तो मैं अब से हमेशा जब भी लिखूंगा ये क्यूमुलेटिव लिखूंगा, मतलब अब तक 70। मुझे बताओ अब तक 70 का मतलब कितना हो गया? दूसरे साल में कितना काम और कर लिया तुमने? दूसरे साल में 40% काम और कर लिया। ईयर 3 में आकर तुम्हारा अब रेवेन्यू हो गया है 15 लाख। शशांक ने तो गजब ही कर दिया। शशांक कह रहा मैं आपको सर को हम तो और काम दे रहे हैं आपको। मैंने कहा लो, और मैंने अपने पास 100% काम कंप्लीट भी कर लिया है। मुझे रेवेन्यू चाहिए, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख दिया है, फॉर ईच ईयर। तो मुझे ये बताओ अर्जुन, पहले साल का रेवेन्यू क्या होगा? अर्जुन बताएगा। आपका नाम ही अर्जुन है, आप में से कुछ को बच्चा कहेगा सर कि अर्जुन तो कोई भी नहीं है। मैं आपको बड़े प्यार से अर्जुन बुलाता हूं क्योंकि तुम्हारा तीर सीधा मछली की आंख पे होना चाहिए। अर्जुन बताओ पहले साल का रेवेन्यू कितना है? पहले साल का रेवेन्यू 3 लाख रुपए। अब मुद्दे की बात आती है दूसरे साल में क्या ये भी बदल गया और ये भी बदल गया? हम्म तो आप ट्राई करो दूसरे साल का रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, जो पिछला तो चेंज हो गया भाई, अब रेवेन्यू 12 लाख हो गया तो इसका भी तो 30% हो गया। तो फटाफट से मुझे बताओ दूसरे साल का रेवेन्यू क्या होगा? भाई पहले साल का रेवेन्यू तो आपने निकाल दिया, 10 लाख का 30%, 3 लाख। सेकेंड ईयर का रेवेन्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 12 लाख का हमने 40% और काम कर लिया, 4,80,000। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या? भाई तुमने 12 लाख का तो 40 कर दिया, पर यह भी तो 12 का 30 होना चाहिए था। तब पता नहीं था मुझको, तब थोड़ा ना पता था। तो मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या इस अमाउंट को भी मैंने 30% लिया हुआ है, क्या ये भी कितना लेना चाहिए था?
ये 3,60,000 लेना चाहिए था, मैंने 3 लाख लिया हुआ है, क्या 60,000 और जोड़ना पड़ेगा? फटाफट से बताओ भाई। 12 लाख का भी 30 होना चाहिए था, यानी 360, पर मैंने कितना लिया हुआ है? मैंने 10 लाख का 30 लिया हुआ है। तो बताओ मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? 5,40,000। मैं ये कह रहा हूं ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? तो इसीलिए हम जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम ऐसे टेबल बना लेते हैं। अब ध्यान देना, ये टेबल की आवश्यकता क्यों लग रही है? कॉन्सेप्ट तो वही है, टेबल की आवश्यकता क्यों लग रही है? हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। हिमांशी देखो, फटाफट से बताओ हिमांशी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको पहले साल में तो नहीं पता ना कि 12 लाख हो जाएगा? फटाफट से बताओ हिमांशी, पहले साल में तो नहीं पता ना कि आपका कितना काम, आपने कितना रेवेन्यू मिलेगा? आपको आज क्या लग रहा है? 10 लाख मिलेगा, तो आपने 10 लाख देख लिया। अच्छा, आपने एस्टिमेट किया कि कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, तो मुझे फटाफट से बताओ कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? 30%। तो आपके हिसाब से कितने का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक होना चाहिए? 3 लाख। बोलो हाँ हिमांशी, पहला पार्ट ठीक है। अब ये बताओ जब अगला साल आया तो ये अनुमान मेरा बदल गया, ये अनुमान कितना हो गया? 12 लाख। तो हिमांशी 70% हमने काम अब तक कर लिया है, तो मुझे ये बताओ अगर मैं ये अब तक 70% से गुना कर दूं तो ये कितना आ गया? 840। अब ये बताओ ये 840 दूसरे साल का रेवेन्यू है या अब तक का रेवेन्यू है? फटाफट से बताओ भाई। अब 12 लाख का काम हमने धंधा उठा लिया है और 70% अब तक कर लिया है, तो इसका मतलब दोनों वर्षों का, ईयर 1 का भी और ईयर 2 का भी 70%। तो 840 रेवेन्यू किस किस का हो गया? ईयर 1 का भी और ईयर 2 का भी। इसमें से क्या माइनस कर दो? कुछ रेवेन्यू तो तुम बुक कर चुके हो ना हर्षिता, तो कितना रेवेन्यू तुम बुक कर चुके हो? माइनस रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हो? 3 लाख। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड? कितना हो गया जी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड हो गया 5,40,000। क्या पिछली वाली कैलकुलेशन से ज्यादा आसान नहीं है ये? दिस इज मोर सिंपलर अप्रोच। कर वही रहा हूं। इसका मतलब क्या, ऐसा करने से मैं अपने पास सेकेंड ईयर का रेवेन्यू भी बुक कर रहा हूं और पिछले साल का रेवेन्यू में जो गलतियां हो गई थी उसको भी ठीक कर रहा हूं। एग्रीड? फटाफट से बताओ तो ये एक एक्सेल शीट बन गई। वैसे ये बताओ कुल मिलाकर ये एक्सेल ही तो है, और क्या है? आपको बस एक्सेल के अंदर करवा नहीं रहा मैं। अब मुझे बताओ तीसरे साल में मैं जब रेवेन्यू निकालूंगा ईयर थर्ड में, अगर मैं इसके मुताबिक करता तो हम कहते भी 70 का 30% और काम कर लिया। तो फटाफट से बताओ, ये तो हम फंस जाते कि 15 लाख का 30% काम कर लिया, फिर उसके अंदर पिछले साल का भी, सेकंड ईयर का भी कुछ काम कर लिया, फर्स्ट ईयर का भी कर लिया, हम तो पागल हो जाते। तो हम इसलिए अपना फॉर्मूला वही रखेंगे, हम अब तक की बात करेंगे। मुझे बताओ ईयर 3 में कितना धंधा, हम कितने रुपए का काम कर चुके हैं? फटाफट से बताओ प्रीति, तरुण, अंकित, कितना काम, हमारा रेवेन्यू कितना है? 15 लाख। अब तक कितना काम हो चुका? 100%। तो मुझे बताओ अब तक कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए? अब तक कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए? भाई 15 लाख का टोटल काम था और 100% हम पूरा कर चुके हैं, तो क्या पूरी इनकम बुक होनी चाहिए? पूरी रेवेन्यू बुक होना चाहिए? द आंसर इज यस। क्या कुछ रेवेन्यू हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं पिछले 2 वर्षों में? पिछले 2 वर्षों में कितना रेवेन्यू बुक कर चुके हैं? 3 लाख ये रहा, 540 ये रहा, या ये देख लो 840। दोनों बातें एक ही हैं भाई। ये अब तक का है ना, दूसरे साल में अब तक, इन दोनों को जोड़ लो या इसको देख लो। इसका मतलब 840 तक का काम कर चुके हैं। तो मुझे बताओ देयरफॉर कितने का रेवेन्यू है जो आपको और बुक करना चाहिए? 6,60,000। मैं अभी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैंने अभी इनके ऊपर नहीं लिखा कि बेटा ये वर्ड कैसे लिखे, ये कैसे लिखे, ये कैसे लिखे, ये कैसे लिखे। मैं आपको सिंपली एक आइडिया दे रहा हूं कि हम अपने पास किस तरह से काम करते हैं।
अभी आपके मन में क्वेरी आ रही होगी, आई कि नहीं आई पता नहीं। बोलो शर्मा जी ये तो बताया ही नहीं आपने कि ये डिग्री निकालते कैसे हैं। ये तो बताया ही नहीं कि ये डिग्री निकालते कैसे हैं। इसका मतलब ये कि धीरे 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 से हर बात को समझाना, जल्दी नहीं है मुझे कोई भी, इसलिए आपको भी नहीं होनी चाहिए। हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके फिर आपको बताएंगे कि इसका तरीका क्या है। अनीशा ने कहा है ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना। नहीं नहीं अनीशा, अनीशा ये तो पेड़ की जड़ है, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी आपको कैलकुलेट करवाऊंगा मैं, ये भी कैलकुलेट कराऊंगा मैं। ओ माय गॉड, और अभी मैं खर्चे डाल के प्रॉफिट भी निकलवाऊंगा। ये सारा काम आप करोगे तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट निकालना सीख जाओगे कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाला जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये होगा। अब ये बताओ, एक सवाल आपको और दूं, आप करोगे? एक सवाल आपको दिया जाए, इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन, हाँ तो बेटा हमेशा हम लोग मानेंगे कि ये क्यूमुलेटिव है। ओके, अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप हमेशा इसे मानेंगे क्यूमुलेटिव है। मैं बाद में आपको निकालना सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये क्यूमुलेटिव ही निकलेगा हमेशा। ओके, तो मैं आपको ये निकलवा दूंगा। मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है। इसके प्रिंट आउट एलएमएस पर मिल जाएंगे, या अभी कुछ दिन क्लासेस यूट्यूब पर भी रहेंगी तो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। वैसे मैं ये सोच रहा हूं मैं व्लॉगर बन जाऊं। कैसा आइडिया लग रहा है? एग्जाम्पल, बढ़िया रहेगा। विकास भी कह रहा बढ़िया रहेगा, वो बढ़िया है। मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं ऐसे आजकल। मैंने कहा भाई ऐसा है, हम भी व्लॉगिंग करते हैं, हमारे टाइम पर यूट्यूब था नहीं, अब आया है, अब क्या करें। अच्छा आपको मैं बता दूं कि वैसे मेरी और आपके पापा की उम्र बराबर है। तो आप मेरे को चाचा ताऊ बोल सकते हो। अब बोल सकते हो चाचा जी कैसे हो, मैं आपके चाचा और ताऊ का जी उम्र का हूं। ठीक है, तो अंकित ने कहा मैं बोलूंगा आपको आज से ओके ताऊ जी। ओके, तो आपके चाचा और ताऊ अगर व्लॉगिंग करें तो चलेगा? अरे सब चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग अपने पास चाचे ताऊ भी अब व्लॉगिंग करेंगे, अब जमाने में पीछे ना रहेंगे। ठीक है। चलो। हाँ दीपांशी कह रहे हैं आप व्लॉगिंग करोगे तो पढ़ाना छोड़ दोगे। नहीं नहीं, मुझे ना खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैं जगह जगह जाके खा खा के बताऊंगा कि इसके छोले भटूरे कैसे हैं और इसका सामान खाने पीने की कचौड़ी कैसी है या इसके समोसे कैसे, ये आपको बताऊंगा मैं। ओके। इससे मेरा भी काम चल जाएगा और आपका भी काम चल जाएगा। भाई इतना सही करेंगे, जब जब छुट्टी हुआ करेगी तो आपको बताएंगे कौन सी दुकान के दही भल्ले अच्छे हैं और किसके नहीं है। लिखो, L&T has a contract for rupees 20 लाख। It completes 40% in year 1. It has completed, लिख देते 40% in year 1. It has completed 70% up to year 2. 70 को 65 कर देते हैं, अभी पिछली बार भी वही था। It has completed 95% up to year 3, और it has completed 100% up to year 4. अच्छा, आप में से किसी बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर भी पढ़ी हुई है? आप में से तो बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं, तो उन्होंने हो सकता पढ़ी हो। हर्षिता कह रहे हैं हाँ सर हमने तो पढ़ा हुआ है, गौरी ने भी पढ़ा हुआ है, बहुत बच्चों ने मना भी किया है। और मुझे इससे आइडिया लग गया कौन कौन से डायरेक्ट एंट्री के हैं और कौन कौन से नहीं है। दीक्षा ने भी पढ़ा हुआ है, आशुतोष ने भी पढ़ा हुआ है, आशीष ने भी पढ़ा हुआ है, रुपेश ने भी पढ़ा हुआ है। क्या वहां ऐसे रेवेन्यू निकालते थे जैसे मैं सिखा रहा हूं? तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बताओ,
क्या ऐसे रेवेन्यू निकालते थे? अब नहीं कह रहे नहीं नहीं ऐसे तो नहीं निकालते थे। तो क्या वो जो कॉस्टिंग में निकालते थे वो एज पर एएस था या मन गढ़ंत था? वो एज पर एएस था कि मन गढ़ंत था? वो मन गढ़ंत था। सर वर्ड था क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट को जब होश आई है तो उसने वो चैप्टर भी डिलीट कर दिया है कॉस्टिंग में से। ओ माय गॉड! सर क्या मई 2024 की कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हटा दिया गया है? हाँ, अब यही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, अब यही है। तुम ही हो बंधु सखा, यही है भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और कुछ नहीं है। तो जो आपने वहां पढ़ा था वो छोड़ दो, वो नहीं चाहिए आपको, यही है सब कुछ। ओके, हाँ, जिंतु कह रहे हैं सर आप अच्छा गाते हो। वैसे मैं बताता हूं मैं क्यों गाता हूं। वो जो आपके आसपास मच्छर उड़ रहे हैं ना, वो जब गाने की आवाज सुनते हैं तो वो स्क्रीन से जाके टक्कर मारते हैं मेरे को मारने के लिए और मर जाते हैं। तो मैं ये गाना गा के आपके पास इर्द गिर्द जो मच्छर बैठे हैं उनको हटा रहा होता हूं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है, फिर मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशंस इन ईयर 2 प्लस 5 लाख, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशंस इन ईयर 2 मींस? दूसरे साल में प्लस 5 लाख की वेरिएशन आई है। इसका मतलब ये हो गया कि अब 20 लाख के स्थान पर हमें कितने पैसे मिलेंगे? हमें अब 25 लाख मिलेंगे। अच्छा, ये 25 ही मिलने थे तो पहले दिन क्यों नहीं बताया उसने? वो पहले दिन धंधे में नहीं होता ना, धंधे को समझो। धंधे में सारा कुछ पहले दिन नहीं पता चल जाता। क्या धंधे में समय लगता है? हाँ, धंधे में समय लगता है, बादे पता चलेगा। इसका मतलब ये वेरिएशन आ गई। कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन इन ईयर 3 प्लस 2 लाख, मतलब क्या हो गया बताओ जी? अब कितने पैसे मिलेंगे बताओ? तीसरे साल आते आते जब पता चला तो ये 25 रहेंगे कि ये उड़ जाएंगे? ये 25 रहेंगे कि उड़ जाएंगे? ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके ऊपर 2 और भी मिल जाएंगे, इसके ऊपर और, तो कितने पैसे हो गए? 27 लाख। कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव्स इन ईयर 4 50,000। वैसे क्या ये -50,000 भी हो सकता है? -50 भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, इंसेंटिव का उल्टा क्या होगा बताओ जरा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। फटाफट से बताओ इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा इंसेंटिव का पेनल्टी। क्या हमेशा मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वो मुझे देख के खुशी होगा? वो कहेगा नहीं नहीं यार तुमने तो बिल्कुल खराब काम कर दिया यार, बहुत परेशान किया तुम्हारे को, तो मैं 50,000 रुपये काट लूंगा। इसका मतलब मेरे को वो यहां पर उल्टा भी कर सकता है। इंसेंटिव मतलब वो कहता है क्या बढ़िया काम किया तो इनाम दे रहा है, और इनाम का उल्टा क्या है? वो पेनल्टी लगा रहा है। तो ये माइनस भी हो सकता है। अविनाश, एस्केलेशन मतलब होता है महंगाई भत्ता। महंगाई की वजह से 2 लाख रुपए और देगा वो आपको। ओके अविनाश, तो इसका मतलब हमको एस्केलेशन के भी पैसे मिलेंगे। तो मेरे को यहां पर कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फॉर ईच ईयर। तो मेरी मदद करना, पर मैं क्या आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करवाना शुरू कर दूं? शिवम ने तो आंसर भी भेज दिया, वेरी गुड शिवम। वेरिएशन और एस्केलेशन में क्या डिफरेंस है? वेरिएशन होता है काम बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ, जैसे उसने कहा कि ऐसा करना, व्हाइट वॉश कर रहे हो, या ये कॉन्ट्रैक्ट था कंस्ट्रक्ट कर देना, और यहां बोला व्हाइट वॉश भी कर देना। एस्केलेशन मतलब वो कह रहा है महंगाई हो गई है तो आपके कुछ पैसे दे देता हूं और इनाम भी देता हूं। ये प्लस में था तो मैं प्लस ही कर देता हूं कि इनाम भी दे रहा है वो। ओके, तो आपको आइडिया लग गया कि भाई ठेकेदार को आपने इनाम दिया और ठेकेदार को महंगाई हो गई थी तो उसने पैसे बढ़वा लिए, कहता लेबर महंगी हो गई है तो आपने ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए, और कुछ आपका काम जुड़ गया जितना पहले का था उसका स्कोप बढ़ा दिया, तो ये वेरिएशंस हो गई। क्या आपको ये सब टर्म्स दिमाग में जा रही हैं?
वेरिएशन, एस्केलेशन, इंसेंटिव, पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्या ये दिमाग में जा रही है? धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभय कह रहा है यस ताऊ जी, यस ताऊ जी के भतीजा जी, ठीक है भतीजा ही बोलूंगा ना आपको। तो मैंने कहा रेवेन्यू निकालना है। अब मेरा सवाल ये है, आई वॉन्ट कि आप अपने पास इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी सीखें आंसर के साथ साथ। क्या प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है? केक स्वाद नहीं होता, प्रेजेंटेशन की वजह से स्वाद लगता है। आप बोलो हा हा हा। केक स्वाद नहीं होता, प्रेजेंटेशन से स्वाद लगता है। ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो लगता है अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए चलिए अब मेरे साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये हिंदी वाला रब करना चाहता हूं तो कर दूं कि नहीं करूं? हिंदी वाला रब करते हैं। एक बच्चा बार बार मेरे को डीमोरलाइज कर रहा है। कुशल अग्रवाल मेरे को डीमोरलाइज कर रहा है। यूट्यूब पे बार बार पब्लिकली कह रहा है पुअर जोक, पुअर जोक, पुअर जोक। दिल पे चोट लग रही है बेटा। पुअर जोक बोलते हो तो दिल को झटका लगता है। बोलो क्या वटा जोक ये बोलो, ठीक है। अपने टीचर का मोटिवेशन बढ़ाओ, घटाओ मत। मैं कह रहा हूं यार, मैं तो यार ये जोक पहली बार था ही नहीं जिसको तुम बोल रहे हो पुअर जोक, वो था ही नहीं जोक, ठीक है। वापिस आओ। तो इसे रब कर रहा हूं मैं, इसे रब कर देता हूं मैं और यहां पर लिखो सॉल्यूशन। अब हम प्रेजेंटेशन पे पूरा फोकस करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या मांगा है, फटाफट से बताओ, मांग पढ़ो। मांग क्या है? बताओ बताओ, मांग क्या है? रेवेन्यू फॉर ईच ईयर। क्या मांग रहा है आपसे वो? रेवेन्यू फॉर ईच ईयर। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच। बच्चे ने बोला है सर आप टैब पे नहीं पढ़ाते। अब तुम्हारे ताऊ जी पढ़ाएंगे तो टैब पे पढ़ाएंगे कि बोर्ड पे पढ़ाएंगे? बताओ जरा। मेरे पास ऐसा ना समझो कि टैब नहीं है। ये देखो, दिखाने के लिए टैब मेरे पास भी है। ओ माय गॉड, इस्तेमाल नहीं करते बस इसका हम, ठीक है। तो हम थोड़े देसी टीचर हैं और देसी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच ईयर। तो सबसे पहले हमारे पास हैं 4 वर्ष, तो यहां लिखें पर्टिकुलर्स। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। तो आप भी प्रॉपरली ये ड्रॉ करें। आपके पास तो फुट्टा भी होगा, तो फुट्टे से ड्रॉ करो। फटाफट से बताइए, ड्रॉ कर लिया कि नहीं किया? हाँ, फुट्टा क्या होता है? आदित्य पूछ रहे हैं फुट्टा क्या होता है। अपने चाचा जी से पूछना फुट्टा क्या होता है। फुट्टे को आप क्या बोलते हो अंग्रेजी में? फुट्टा मतलब ये 1 फुट, ठीक है। फुट्टा वर्ड बना फुट्टे से, मतलब 1 फुट। 1 फुट के स्केल को फुट्टा बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां आइए, आपको हम देसी बना देंगे, ठीक है। आपको हम देसी बनाने का पक्का जिम्मा लेते हैं। तुम मुझे मॉडर्न नहीं बना पाओगे, मैं तुम्हें देसी बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो मुझे फटाफट से बताना कि आपका ओपनिंग में कितना बैलेंस था जो आपने अपने पास इसमें किया। कोई नहीं था। आपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कितने का रेवेन्यू मिलना चाहिए? टोटल 20 लाख का। क्या पहले साल में कोई वेरिएशन है? कोई नहीं। क्या पहले साल में कोई एस्केलेशन है? कोई नहीं। क्या पहले साल में कोई इंसेंटिव? अरे ना भाई ना। तो मुझे ये बताओ आपका टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना हो गया? फटाफट से बताएंगे, पहले साल का टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना हो गया?
टोटल एक बच्चा जो 20 लाख 8 लाख बता रहा है, मैं पूछ रहा हूं टोटल। तो मैं अभी ईयर बाय ईयर नहीं किया है, टोटल 20 लाख। अच्छा ये बताओ, क्या इतना कुछ बगैर लिखे भी तुम्हारा आंसर 20 लाख ही था? इतना कुछ बगैर लिखे भी 20 लाख ही था? तो फिर आपको मैंने इसमें क्या सिखाया? बातों ही बातों में तुमने क्या सीख लिया? तुमने क्या सीख लिया कि इस 20 लाख को ऐसे दिखाना है। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू शो इट। अच्छा अगले साल मुझे बताओ, कितने का तुम्हारा अनुमानित रेवेन्यू पहले से चलता आ रहा था? 20 लाख का। क्या दूसरे साल में कोई बदलाव हुआ, बढ़ा या घटा? बताओ जरा, दूसरे साल में। सवाल को पढ़ें और बताएं, दूसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल में हमारे पास क्या हुआ? बढ़ा। क्या बढ़ा? वेरिएशन एस्केलेशन के इंसेंटिव। क्या बढ़ा? वेरिएशन बढ़ी। 5 लाख। क्या हर चीज भी अगर सवाल वाला चाहता तो एक सवाल में मैथमेटिकल वो डाटा डालता, ये लो हर साल ये 3 3 4 4 चीजें आ रही हैं, तो कोई टेंशन थी या डील कर सकते हैं? अगर मैं यहां हर साल में चेंजेस करता जाता तो कौन सी आफत है, बस मैग्नीट्यूड बढ़ जाता, निपट तो उसको भी लेते हम लोग। तो मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कितने का हो गया? 25 लाख। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख बोले तो दरवाजा खोल देना। ये किस फिल्म का डायलॉग है? हम दरवाजे पे आके बोले ना 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, तो दरवाजा खोल देना। ये किस फिल्म का डायलॉग? अभी देखते हैं आपको कितनी फिल्में याद है। हाँ, अंकित कह रहा है डॉन। जी नहीं, माला माल वीकली। ठीक है, फिल्म का नाम है माला माल वीकली। चलिए, तो अब मुझे बताओ, अब अगले साल में कितना अमाउंट आ गया? एस्केलेशन का अमाउंट आ गया 2 लाख रुपए। यह आ गया 27 लाख रुपए। क्या अब मुझे बताइए कि हमारे पास 50,000 और बढ़ गए, तो ये मेरे पास रेवेन्यू आ गया। फटाफट से बताइए, क्या आगे चल सकते हैं? आप यहां तक पहुंच चुके कि नहीं पहुंचे? यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ, पंकज ने मोटिवेट किया है मुझको, कह रहा है क्या जोक सुनाया है। इससे भी डिमोटिवेट हो रहा हूं मैं कि जोक तो था ही नहीं। चलिए जी, मुझे भी ये बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंप्लीशन? ये क्या बतानी है? फॉर द ईयर बतानी है कि अप टू बतानी है? ये अप टू बतानी है। मोहम्मद इरफान कह रहे हैं 50,000 तो माइनस था, प्लस कर दिया ना बेटा हमने वर्ड। फिर मैंने इसको रब नहीं किया था ना, वो तो समझाने के लिए मैंने बताया कि पेनल्टी होती तो माइनस होती, इंसेंटिव है तो प्लस है। क्वेश्चन में मैंने माइनस लिख दिया। मैंने माइनस कहां लिखा है? प्लस किया ना मैंने। ये मैंने माइनस कहां लिख दिया भाई? कौन सा माइनस लिख दिया? हाँ, अर्पित अप टू ही लेंगे। अरे भाई ये प्लस है ना मेरे बच्चे, इनाम है। आप अभी तक पिछले क्वेश्चन में अटके हुए हैं, मैंने बीच में इसको पेनल्टी बोला था, ये पेनल्टी है थोड़ी ना। प्लस कर दिया ना मैंने, क्वेश्चन को चेंज उसी वक्त आपको चेंज करके समझाया था, वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ गया। बोलो, चले आगे। अर्पित हम अप टू क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर अप टू नहीं लोगे तो फिर बैक डेट में आगे चेंज कैसे करोगे? क्योंकि आप आज अपने पास कोई चेंज करते हो तो बैक ईयर में भी चेंज करना पड़ता है, तो अप टू ले लेते हो तो बैक वाला अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए। मुझे बताओ, पहले साल में कंप्लीशन हो गई है 40% और दूसरे साल में अप टू कितनी हो गई है? 65%। तीसरे में हो गई है 95% और ये कितनी हो गई? 100%। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अप टू पहले साल में कितना अमाउंट आएगा? पहले साल में 20 लाख का 40% कितना आएगा? दिस इज 8 लाख रुपीज। 25 लाख का 65%। अगर यहां पेनल्टी होती तो माइनस हो जाता, 26,50,000 हो जाता। ठीक है, अगर माइनस होता तो 26,50,000 कर देता मैं। तो ये कितना आएगा बताओ जरा? 25 लाख का 65% करते हैं तो कितना कितना आ जाएगा? दीपाक्षी कह रहे हैं कि सर वो तो 70 था। दीपाक्षी मैंने चेंज कर दिया, तुमने देखा ही नहीं। मतलब तुमने तो लिखते वक्त ही चेंज कर दिया था मैंने। 16,25,000। 16 लाख
27 लाख का 95% कितना होता है? 27 लाख का 95% कितना होता है? वंशज ने कहा 2565, 2565। छोड़ो जी छोड़ो, ये मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। 27 लाख 50। सबसे बड़ी फिगर मैंने निकाली है, छोटी वाली सारी फिगर तुमने निकाली थी। मुझे ये बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऑफ द ईयर है क्या? हमें तो ऑफ द ईयर निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे? तो ये है फर्स्ट ईयर का। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टिल लास्ट ईयर? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई रेवेन्यू पिछले साल रिकॉर्ड किया था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कोई पिछले साल रिकॉर्ड किया था? ओ नहीं, पिछले साल तो नहीं, क्योंकि पहला साल है तो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मुझे बताओ कितना रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर। इस साल में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? बताओ भाई। 8 लाख है तो 8 का 8 ही रिकॉर्ड करेंगे। अब 16, 25 2 वर्षों का है। क्या 8 लाख हम पहले बुक कर चुके हैं? तो बताओ कितना रेवेन्यू बुक करोगे? और 8,25,000, जो मेरे पास बहुत पहले कुछ बच्चों ने आंसर भेज भी दिए थे। बताओ, आंसर तो तुम्हारे ठीक थे, तुम्हें पता चला तुमने क्या सीखा है? तुमने टेक्निक सीखी है प्रेजेंटेशन की, कि हमको ऐसे एग्जाम में करके आना है। तो समझ जाना, आंसर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंटेशन में आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर से माइनस कर दूंगा 16,25,000, क्योंकि आप अभी तक ये बुक कर चुके हो। माइनस करके बताओ, तो ये आ गया 40,000 और ये आ गया 9,40,000, 9,40,000। और आप यहां लिख चुके हैं 2565, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इसका तो पहला साल था। ये बैलेंस बताओ कितना आ गया? 185,000, 1,85,000। क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना शुरू आ गया कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालते हैं? क्या चर्चा समाप्त हो गई है? नहीं, अभी इसके बाद क्या चर्चा है? अब चर्चा होगी, आप सारे बोलो शर्मा जी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? मैंने कहा हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या मैं आपको अपने पास जो चलो आईपैड पर चालू किया तो चार्ज ही नहीं है, तो आईपैड कैसे निकालें आपके साथ? आईपैड कैसे दिखाएं? हम डिग्री भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे, बट हम केवल आज यहीं तक की क्लास लेंगे। इसका मतलब हम कुछ दिन तक अपनी क्लासेस जो है छोटी ड्यूरेशन की लेंगे, और फिर फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो हम उस अपना कंटेंट की क्लासेस हम 3-3 घंटे पर ले जाएंगे। तो आज की ये पहली क्लास थी, और हम और भी चर्चा करेंगे आपके साथ आने वाले दिनों में। हमारी अगली क्लास परसों होगी, यानी कि परसों, और हमारी बाकी कल सुबह क्लास स्टार्ट होगी हमारे पास। कल सुबह किन की क्लास है? राजकुमार सर की। तो कल सुबह आप राजकुमार सर की भी, इसी जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिन्होंने पेड कर रखा है वो क्लासेस अपनी पेमेंट करके देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी डायरेक्ट टैक्स A1 फैकल्टी है, डायरेक्ट टैक्स की हमारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उन्हें सम्मानित कर रखा है बेस्ट पेपर के ऊपर टैक्सेस के अंदर। तो मैं आपसे कहूंगा कि आरिश खान सर बहुत A1 फैकल्टी है, जरूर क्लास उनका डेमो क्लास अटेंड करें और तब फैसला करें अपने पास। हमारी सारी क्लासेस आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगी, और कहीं पर भी आपको कसर दिखाई नहीं देगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून, डे आफ्टर टुमारो एट सेम टाइम 5 PM। बाय बाय।